करिएगा भाई। और अगर सरदर्द है इंडिया इंक की परफॉर्मेंस से तो हर्षद से जान लेते हैं इस वीकेंड मतलब फ्राइडे क्लोज से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट नतीजे आए। ओवरऑल वो नतीजों की तस्वीर है कैसी, और अदरवाइज भी कुछ स्टॉक्स न्यूज़ हो तो। हर्षदा गुड मॉर्निंग। आशीष, वो हल्का सरदर्द अब माइग्रेन में बदलता दिखाई दे रहा है क्योंकि एक के बाद एक डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर। अच्छा, टाटा मोटर्स से एक्सपेक्टेशन थी कि नरमी देखने को मिलेगी, लेकिन एशियन पेंट जो आप कहते हैं ना अंग्रेजी में हाउलर, वही देखने को मिला है। मुनाफा करीब करीब 44% घटा, 694 करोड़ पर अनुमान था 1100 करोड़ का, तो वहां से एक बड़ा मिस है। रेवेन्यू 5% घट कर आया, ये भी एक बड़ा मिस है, करीब 500 करोड़ से मिस यहाँ पर भी देखने को मिला। 8027 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने डिलीवर किया। इबिटा में 28% तक की डी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 1239 करोड़ पर ये आया 1500 करोड़ के अनुमान के सामने। और मार्जिन जहां पर अपेक्षा थी कि देखिए दबाव में आएंगे, 20% के 18% हो जाएंगे, ये 15% पर आए हैं। तो हर पैरामीटर पर दरअसल परफॉर्मेंस जो है खराब है। और खास तौर से जो वॉल्यूम ग्रोथ की अपेक्षा 6 से 8% की ग्रोथ की थी, यहां पर वॉल्यूम्स में डिक्लाइन देखने को मिला है। 0.5% वॉल्यूम्स घट गए हैं कंपनी के लिए। अब कंपनी ने साफ कहा है कि देखिए डिमांड एनवायरनमेंट बेहद चैलेंजिंग है, कंज्यूमर सेंटिमेंट बिगड़ा है, उसी का एक रिफ्लेक्शन इनके बिजनेस में भी देखने को मिला। आगे चलकर मार्जिन थोड़े से संभाल लेंगे क्योंकि एक तो कुछ रॉ मटेरियल प्राइसेस इनके कम हुए हैं और कुछ प्राइस हाइक्स लिए हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो बड़ा थ्रस्ट आता है कंज्यूमर डिमांड से, वही नदारत है। कई सारे ब्रोकरेजेस ने स्टॉक को डाउनग्रेड भी किया है, वो आगे डिटेल में उल्लेख करेंगे। तो ये एक बड़ा एक्सीडेंट साबित हो सकता है। दूसरा आपका टाटा मोटर्स है। अब टाटा मोटर्स के केस में भी मुनाफा करीब करीब 11% घट कर आया है। रेवेन्यू 4% घटा है, 1 लाख करोड़ के आसपास। इबिटा में 19% तक की गिरावट है, यहाँ पर भी 12,159 करोड़, तो ये भी उम्मीद से कम ही प्रदर्शन देखने को मिला है। मार्जिन्स 12% पर आए, 13.6% का अनुमान था। और जो डेट है वो बढ़ गया है। जेएलआर के केस में कुछ टेम्परेरी सप्लाई कंस्ट्रेंट्स थे एल्यूमिनियम के, उसका एक इम्पैक्ट बनता हुआ दिखाई दिया है। और जेएलआर के बिजनेस पे भी हम देख रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी और रेवेन्यू में दबाव देखने को मिला है। एक जो हल्की सी सिल्वर लाइनिंग है, कंपनी ने जेएलआर के पर्सपेक्टिव से अपने गाइडेंस में कोई बदलाव नहीं की। तो भले ही H1 फीका रहा हो, खराब रहा हो, H2 को लेकर अपेक्षा है कि पिकअप देखने को मिलेगा। मानना है कंपनी का प्रोडक्शन और होलसेल वॉल्यूम्स दोनों पिकअप करती हुई दिखाई देंगी सेकेंड हाफ में, और इसीलिए उन्होंने 30 बिलियन पाउंड्स का रेवेन्यू गाइडेंस अनचेंज रखा है और मार्जिन गाइडेंस भी 8.5% के ऊपर का रखा है जेएलआर के कॉन्टेक्स्ट में। तो गाइडेंस अच्छा है, लेकिन इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस खराब। ये दो दिग्गज होंगे जिस पर हम पहले रिएक्ट करेंगे। डीवीज लैब के केस में मुनाफा अच्छा ग्रो हुआ है, यहाँ पर 510 करोड़ का मुनाफा है, 40% की बढ़त है। रेवेन्यू 22% बढ़ा, एबिटा 39% बढ़कर आया है, 49% बढ़कर आया, बेग योर पार्डन। एंड मार्जिन्स में भी स्थिति बेहतर ही है। आरती इंडस्ट्रीज यहाँ पर खराब परफॉर्मेंस, नेट प्रॉफिट 43% घटा, इबिटा में 15% की गिरावट है। रेवेन्यू ग्रोथ जरूर 12% की आई है और मार्जिन 16% के 12% आ गए। तो यहाँ पर भी अपेक्षा थी कि खराब परफॉर्मेंस आएगा, ठीक वैसा ही देखने को मिला है। मेट्रोपोलिस के केस में एक ठीक परफॉर्मेंस रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू, इबिटा सब में ग्रोथ देखने को मिली है। पेशेंट वॉल्यूम भी पिकअप होता हुआ दिखाई दिया है। कुछ मिड कैप कंपनियों में ओला इलेक्ट्रिक क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो लॉस आपका घटा जरूर है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर लॉस बढ़ गया है, ईयर ऑन ईयर लॉस थोड़ा सा घटता हुआ दिखाई दिया, लेकिन परफॉर्मेंस खराब है यहाँ पर। तो ऐसे कुछ स्टॉक्स है जिन पर फोकस रहेगा, लेकिन क्लियरली नंबर्स का एक शॉकर का सिलसिला बरकरार है। ट्रू, अब ये समझ में